FIR से शुरू करनी होती है, वो होता है ईजी काम। ये जो है एक पूरे केस को, सिविल केस को आपने आर्गू करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले कहाँ से सिविल केस शुरू हो रहा है? प्लेंट से। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आ रहा है, उसके बाद आपके इश्यूज़ फ्रेम हो रहे हैं, उसके बाद आपकी एविडेंस आ रही है, उसके बाद सिविल केस में आपने फाइनल आर्गूमेंट्स करने होते हैं। केस कहाँ से शुरू हो रहा है? प्लेंट से। तो इनिशियली कौन स्टार्ट करेगा? अब प्लेंटिफ स्टार्ट करेगा। उसने कहाँ से स्टार्ट करना है? देखें, जो हमने इसके ये आर्गूमेंट्स होते हैं ना सिविल केस के, लोअर कोर्ट्स में, यहाँ पे बेसिकली वकील ना अपना आप बताना होता है कि मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ। जब आप हाई कोर्ट में जाते हो ना, वहाँ पे जाते ही सिविल रिवीजन में जब हम जाते हैं इसी केस में, तो स्ट्रेट वे हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि इसका जवाब दो। ठीक है, हमने उनके जवाब बताने होते हैं। बेसिकली वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि कोई वकील सिविल रिवीजन में घंटा घंटा बहस करता रहे। लोअर कोर्ट्स में आपने जब आर्गू करना है तो दबा के करना है, जिस साइड से भी खड़े हो, चाहे प्लेंटिफ साइड से चाहे डिफेंडेंट साइड से। प्लेंटिफ साइड से अगर आप खड़े हो तो ऑब्वियसली आप पहले बताओगे कि आपका प्लेंट क्या था, किसके रिगार्डिंग है, इशू क्या है। अब आप पूरे प्लेंट को पढ़ना चाहते हैं, वो मुनासिब नहीं लगता। फॉर इंस्टेंस अगर आपने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बताया किया है या फिर डेक्लरेशन का फ़ाइल किया, आप सिंपली बताओगे कि सूट फॉर डेक्लरेशन फ़ाइल किया है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या इस इशू के रिगार्डिंग, समराइज़ करके आप प्लेंट के रिगार्डिंग बता दोगे। जो उसकी स्टोरी है समराइज़ करके आप बताते हो। सारा प्लेंट पढ़ने का तो तुक नहीं बनता कि बअदालत जनाब या इन द कोर्ट ऑफ। सो समराइज़ करके प्लेंट बताना है, उसमें से अपने इश्यूज़ बताने हैं। फिर रिटन स्टेटमेंट में क्या जवाब आया, उन्होंने क्या दिया। रिटन स्टेटमेंट में भी जो कंट्राडिक्शन आ रही हैं आपके साथ, वो थोड़ा सा आपको जो फेवर कर रही हैं वो आप बताओगे। उसके बाद फिर आपने बताने हैं कि इश्यूज़ क्या फ्रेम किए गए। ये इंपॉर्टेंट है कि इश्यूज़ हमने बताने होते हैं कि जो कोर्ट ने इश्यूज़ फ्रेम किए। उसके बाद हम आते हैं एविडेंस पे। एविडेंस दोनों साइड्स की होती है। प्लेंटिफ अपने गवाह लेके आता है, ओरल एविडेंस होती है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। सेम वे फिर डिफेंडेंट अपनी एविडेंस लेके आता है ओरल, और उसके बाद वो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आता है। हमने फिर सारा केस, हमारे केसेस किस पे जीते जाते हैं? एविडेंस पे जीते जाते हैं। हमारा मेन कंसर्न ही एविडेंस होती है। फॉर इंस्टेंस प्लेंटिफ जो है उसका जो काउंसिल है, जब वो आर्गू करेगा तो वो एविडेंस में से वो चीज़ें कोर्ट को बताएगा जो उसकी फेवर में है। भाई इसने प्लेंट हमारा ये था, एक विटनेस आया है, उसने क्रॉबरेट किया है सारा प्लेंट के साथ, प्लेंटिफ आया है, फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो जो बातें आपकी फेवर में है वो आप सारी यहाँ पे बताओगे। अब इसमें ये होता है कि हम जब करेंगे ना आर्गू सिविल केस को, तो अब आपने देखा होगा कि क्रॉस पहले पेज में होता है उसका एग्जामिनेशन एंड चीफ, फिर आता है क्रॉस, 3-4 पेजेस होते हैं उसके, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। अब आपने वहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं लाइनों की 1 2 3 4 या नीचे से 1 2 3 4। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्रॉस में इससे क्या 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 पूछा गया था जो कि हमारी फेवर में है, ये इसके क्रेडिट को शेक नहीं कर सके, इसकी एविडेंस पे रिलाई करना चाहिए। सो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना, उसकी हर एक बात, हर एक फ़िक्रा हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप जज साहब को कहेंगे कि सर ये क्रॉस के पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 में इसकी लाइन नंबर टॉप से ये है या बॉटम से ये है। अगर आप सपोज़ करें कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में से कोई बात बताई है, जैसे अब क्रॉस में ये पूछा गया था, इसने ये जवाब दिया लेकिन आपने वो पढ़ाया नहीं कोर्ट में, तो जज साहब को कैसे पता लगेगा कि वाकई इससे ये बात पूछी गई थी और इसने इसका ये जवाब दिया था। सो आप जज साहब को उस पेज पे लेके जाएंगे, उन लाइंस पे लेके जाएंगे और वो पढ़ेंगे वहाँ पे कि ये देखें जी इसने ये इससे पूछा गया था। क्लियर हुई है? अब ये कितनी अच्छी बात लगती है कि आपको लाइंस पता हो। देखें वो जो पेज बना होता है ना, उसके साइड पे जगह होती है ना जहाँ पे लिखे होते हैं,
अब मेरा तरीका ये है कि मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि इस पैरे में ये बात थी जो मुझे फेवर कर रही है, ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, हर एक पैरे के साथ मेरा लिखा होता है। सो वहाँ से आपको याद रहता है। प्लस अब लाइन उसकी नंबरिंग कर लो लाइंस की, तो ईज़िली आप उन मतलब हाई कोर्ट में तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे पूरी फाइल बनी होती है, हमें बताना पड़ता है पेज नंबर ये, उसमें टॉप से दूसरी लाइन या बॉटम से तीसरी लाइन। सो इस तरह हमने जज को असिस्ट करना होता है कि वो एग्जैक्ट वहाँ पे जाए, ये अच्छा लगता है। अगर आप सिर्फ ये कह दोगे कि इस ये विटनेस आया था, इसमें क्रॉस ने ये बात की थी और आप आगे चले जाओ, उसको पढ़ाओ ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, लोअर कोर्ट्स में चाहे आप सिविल सूट में कर रहे हो, सिविल कोर्ट में कर रहे हो, चाहे अपील में कर रहे हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील में किसी केस में कर रहे हो, आपने खुल के बहस करनी। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। केस का फैसला क्या होना है वो नहीं हमने सोचना होता, हमने आर्गू करना है। घर से तैयारी पूरी करके जानी होती। देखिए, जब आपने एक बेल आर्गू करनी होती है वो छोटा सा होता है, आसानी से याद हो जाता है। इसमें आप खुद सोचें, आपने प्लेंट को ज़हन में रखना है, रिटन स्टेटमेंट को ज़हन में रखना है, फिर क्रॉस में किस विटनेस ने क्या बात की आपने वो बताना होता है। सो ये सारा दिमाग में पूरी तैयारी जितनी दफ़ा आप क्रॉस को पढ़ेंगे, जितनी दफ़ा आप प्लेंट को पढ़ेंगे, आपको नई नई बातें आपकी फेवर में मिलती जाएंगी। जैसे एफआईआर में मैंने कहा था, क्रॉस मेन होता है जहाँ पे दूसरे काउंसिल को पूरा टाइम दिया जाता है कि भाई पूछ लो इससे जो पूछना। हमने क्रॉस पे रहना होता है। जिस विटनेस ने हमारी फेवर में कोई बात की है, हमारा विटनेस है, उनका विटनेस है, आप पढ़ो। अब प्लेंटिव जो है वो अपने विटनेसेस के क्रॉस भी पढ़ेगा, अच्छा लगता है। अगर उनके विटनेसेस ने क्रॉस में हमारी फेवर की बातें की हैं तो हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि प्लेंटिव ने 100% केस को प्रूव करना है। यहाँ पे तो सिविल केस में यही होता है ना, जिसने ज़्यादा प्रूव कर दिया। सो इसलिए आपने उनके जो क्रॉस हैं उनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर आ जाता है इसमें जो केस लॉज है। अब हमने जब इसकी तैयारी करनी होती है, इतना कुछ हमने करने के बाद हमने देखना है कि कौन से लॉ पॉइंट्स इसमें से निकलते हैं हमारी फेवर में। जैसे गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये कॉन्ट्रैक्ट क्या जो इसमें डैमेजेस क्लेम हो बनते हैं हमारे क्या बनते हैं, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसकी बनती है, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, केस लॉज उससे रेलेवेंट। अब ये हमने क्रॉस से रिलेटेड हमने केस लॉज नहीं ढूंढने होते, हमने जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उनसे रिलेटेड। मसलन गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए हैं, जैसे अगर किसी ने अपनी लाइफ टाइम में किसी गिफ्ट को चैलेंज किया है या नहीं किया, हम इससे रिलेटेड केस लॉज लाएंगे। अब देखें, कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि जब हम लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की हम दे सकते हैं केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट के दे सकते हैं, लेकिन जब हम हाई कोर्ट में करते हैं तो कोशिश ये होती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ही केस लॉज दें, और जितने सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज होंगे ना वो ज़्यादा बेटर होता है। सो इसके बाद फिर हमने जब हमने एविडेंस को पहले प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट को कर लिया, फिर हमने एविडेंस को वैल्यूएट कर लिया, अपनी फेवर की बातें जज साहब को बता दी, उसके बाद हमने जनरल प्रिंसिपल्स बताए, उसके बाद हमने उससे रेलेवेंट केस लॉज दे दिए, ठीक है। उसके बाद प्लेंटिफ का काउंसिल क्वाइट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके बाद फिर आनी है टर्न, दोनों का पूरा होना चाहिए, पूरा चांस मिलना चाहिए। फिर वो डिफेंडेंट का काउंसिल जो है वो अपने फुल आर्गूमेंट्स करेंगे। अब उस साइड से देखें, जब एक साइड ने पूरी आर्गूमेंट्स कर ली हैं तो जज साहब के सामने प्लेंट भी है, रिटन स्टेटमेंट भी है, उनको सब पता लग गया, एविडेंस भी उन्होंने। अब यहाँ पे क्या डिफेंडेंट को फिर प्लेंट पढ़ना चाहिए, फिर रिटन, लेकिन फिर भी उसने अपनी फेवर की बातें दोनों जगह से करनी। वो ये नहीं हो सकता कि वो सीधा ही एविडेंस पे चला जाए। क्यों? आपने अपना पूरा लेना है कि देखिए जी इनके प्लेंट में ये था, इनकी क्रॉस में ये आया, इनके एविडेंस में इन्होंने इम्प्रूवमेंट की हैं, अपनी प्लेंट से बाहर गए हैं, ठीक है। हमारा जो मौक़िफ़ था रिटन स्टेटमेंट में, उससे रिलेटेड जो हमने एविडेंस दी है वो सारी विटनेसेस ने क्रॉबोरेट की है, क्रॉस में भी उनसे पूछा गया। सो जितने भी पॉइंट्स हैं आपने सारा समराइज़ करके बताना है। लोअर कोर्ट्स में मैं आपको कह रहा हूँ आपने अपना टाइम लेना है, हायर कोर्ट्स में इतना टाइम नहीं होता। वहाँ पे तो एक एक बात पे, अब गिफ्ट के केस में आ जाता है, मैं अपने केस की एग्जांपल दे देता हूँ।
मेन सिविल रिवीजन थी केस की, नीचे से वो 2 जजेस ने हमारे ख़िलाफ़ किया था, लेकिन हाई कोर्ट में जाके एक ही क्वेश्चन था, क्या पटवारी प्रोड्यूस किए हैं, क्या रेवेन्यू ऑफिसर्स को प्रोड्यूस किया गया एज ए विटनेस। जवाब था नहीं। वहीं पे ख़त्म केस। सिर्फ ये आर्गू हुआ है इस पूरे केस में। वो पढ़ा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो आ जाएगा वो भी। सो हाई कोर्ट में जाके एक एक क्वेश्चन पे डिसाइड हो जाता है, क्योंकि मेन क्वेश्चन ही वो होता है। जितना वहाँ पे क्या फ़ायदा पूरा प्लेंट हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के पास एक केस थोड़ी होता है, पूरा केस पहले एक काउंसिल करे, दूसरा करे, जो मेन क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। अगर उसका जवाब जो भी है उस पर डिसाइड हो जाता है, क्योंकि पीछे रह कुछ नहीं ना जाता। अब ये केस मैं बताऊंगा आपको जिसमें एक क्वेश्चन पे डिसाइड हो गया था। लेकिन लोअर कोर्ट्स में, अब देखें मैंने आपको क्या कहा था कि लोअर कोर्ट्स में क्यों दबा के करनी है आर्गू, क्यों अच्छे आर्गू करने हैं, ऑडियंस भी होती है, यहाँ से आपके पास क्लाइंटें जानी है। लेकिन कभी भी अपने आर्गूमेंट्स को बोरिंग नहीं करना। अब एक इसमें बात और भी आ जाती है कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, उर्दू में होनी चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए, डज़न्ट मैटर। आपका केस स्ट्रॉन्ग है ना, चाहे आप उर्दू में करो, इंग्लिश में करो, कोई मसला नहीं, वो केस का फ़ैसला आपकी फेवर में ही आना। लेकिन आप थोड़ा सा एज लेने के लिए आप बीच में इंग्लिश यूज़ करो, अगर आपकी अच्छी है, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर फुल कर सकते हो तो फुल करो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। जिन्होंने कहना है कि ये क्या अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, उनको कहने दो। अगर आपकी स्पोकन अच्छी है तो आप इंग्लिश में जाओ। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैंने उर्दू में करना है, तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। इंग्लिश का सिर्फ यहाँ पे ना एक बना हुआ है कि जी इंग्लिश बोल रहा है और कुछ भी नहीं। मिक्स कर लो, उर्दू इंग्लिश को मिक्स कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तैयारी, आर्गू करने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे बेल में हमने किया था, हमें केस के फैक्ट्स पता होने चाहिए, हमें प्लेंट रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या है। जितनी दफ़ा पढ़ते जाओगे ना उतनी दफ़ा याद होता जाएगा। और साइड पे लिख के हमने अपने नोट्स ज़रूर बनाने होते हैं। मेरी फाइल्स देख लेना, मैं भी दिखाता हूँ। नोट्स बने होते हैं कि दोनों साइड्स को सुनने के बाद हो सकता है जज साहब कोई क्वेश्चन पूछ लें आपसे, सिविल जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, हाई कोर्ट में जिस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। सो हमें उसके लिए रेडी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उससे रेलेवेंट अगर क्रॉस में कोई बात आई है तो हमारे जेहन में होनी चाहिए। स्ट्रेट वे बताएंगे, सर इस पेज में ये देखें जी, क्रॉस में ये जवाब दिया गया है इसका। अगर कोई जनरल प्रिंसिपल जज साहब ने पूछ लिया तो वो। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर नहीं है आपके पास या दोनों पार्टीज़ के पास ही नहीं है, लीगल क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, तो उसमें डेफिनेटली फिर आपने कोर्ट से कोशिश करनी है कि टाइम मांग लिया जाए कि सर ये एक लीगल क्वेश्चन अराइज हो गया, हमें टाइम थोड़ा सा दिया जाए ताकि हम इस पर कोर्ट को असिस्ट कर सकें। वो टाइम मिलेगा आपको, जब लीगल क्वेश्चन आएगा आपको टाइम मिलेगा। अब इसमें हमने क्या अभी तक हुरैन जो हमें समझ में आई है, हमने क्या करना है? सर हम प्लेंट से शुरू करेंगे, प्लेंट से अपने फेवरेबल फैक्ट्स ले लेंगे। सर फिर रिटन स्टेटमेंट को देखेंगे, उधर से जो हमारे फेवरेबल फैक्ट्स हैं हम वो ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इश्यूज क्या फ्रेम हुए हैं ताकि हम उनके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पर आर्गू कर सकें। हाँ जी। सर फिर एविडेंस देखेंगे कि कितनी एविडेंस दी गई है और कितनी जो है वो हमारे फेवर में, जो हमारे फेवर में होगी हम उसको सर लेंगे, और जो अगेंस्ट जा रही होगी एविडेंस दूसरे के और इम्पीच कर सकेंगे जहाँ पर हम उनके विटनेसेस को, वहाँ पर हम वो वाला जो है वो ले, जो कुछ भी हमारी फेवर में है हम बोलेंगे वहाँ पे। सर रिटन एविडेंसेस के बाद सर हम अपने जनरल प्रिंसिपल्स पे आ जाएंगे, जो भी हमें केस लॉज असिस्ट करेंगे वो, या फिर अगर कोई भी लीगल पॉइंट होगा जो हमें असिस्ट कर रहा होगा जनरल प्रिंसिपल्स को लेके, सर हम वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी तो वो बेटर होगा। उसके बाद सर हमें अपने नोट्स बना लेने चाहिए दोनों रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट से और क्रॉस एग्जामिनेशन से, ताकि अगर हमारे फाइनल आर्गुमेंट्स के बाद हमें जो जज हैं कोई भी हमसे सवाल करें तो हम उनको वहाँ पर असिस्ट कर सकें। ठीक है। अब इसमें कुछ और कन्फ्यूजन, अच्छा अगर आज हम ये बात ना करते तो आप लोगों को मैंने कहा था फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको उठा लेता या तहरीम आपको उठा लेता तो आपने कैसे आर्गू करना था? सर मैंने तो मोस्टली एविडेंस आप क्रॉस को लेना था कि क्रॉस अच्छा, जो बातें आ रही है मेरे हक में फेवरेबल आ रही है उसको करना था, और एविडेंस की वैल्यू ज़्यादा करनी थी कि मतलब एविडेंस में जो हमारे लिए फेवरेबल है वो करना था, और इश्यूज जो फ्रेम किए हैं। अच्छा, अब जी जो मैंने पैटर्न बताया है फाइनल आर्गूमेंट्स का, फॉर इंस्टेंस एक जो जज साहब पूरे ट्रायल को लेके चल रहे थे, फाइनल आर्गूमेंट से पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया,
उनकी जगह हो जाता है ना, उनकी जगह फिर दूसरे जज साहब आएंगे, वो फाइनल आर्गूमेंट सुन रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप सीधा क्रॉस बताएंगे तो फिर क्या आप उनको प्रॉपर असिस्ट कर, आप टोटल शुरू से ही जाओ। फाइनल आर्गूमेंट्स का मतलब ये है कि आपने एक एक बात बतानी है जो कि आपकी फेवर में है, शुरू से लेके आखिर तक। समझ में अब ये बात अच्छी लग रही है ना, कि हम ये सोच के बैठे हैं कि नया जज आ गया तो अब उसका क्या करेंगे, हम वहाँ पे सीधा सिर्फ क्रॉस को बताएंगे? नहीं। आप लोगों ने इसके पॉइंट्स बनाए थे? नहीं बनाए? देखें यही बात आ गई ना। अब मैंने रात को भी कहा है, आप लोगों ने अगर इस केस को आर्गू करना था, आपके दोनों तरफ से इनके पॉइंट्स बने होने चाहिए। अब जिस तरह मैंने पूछा कि जजमेंट क्या आई है, आप लोगों ने कहा ठीक है हम पढ़ते हैं, मैंने कहा पढ़ो, लेकिन आप लोगों को वहाँ से अपने पॉइंट्स निकाल के बता देना चाहिए था कि सर इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से सूट डिसमिस हो गया। हमने जब जजमेंट पढ़नी है, हमने हमेशा उसमें से पॉइंट्स निकालने कि किन किन ग्राउंड्स की वजह से किया गया। एक तो उन्होंने बता दिया, मैं होता तो मेरा पहला ग्राउंड होना था कि ये जजमेंट में ये लिखा गया है कि इन्होंने प्रूव नहीं किया कि किस डेट को ऑपरेशन हुआ है, ऐसा ही था। जजमेंट में एक बात आ गई। सो कहने का मेरा मतलब फिर वही है। अब ये तो हम फाइनल आर्गूमेंट्स की बात कर रहे हैं। एक तो सिविल सूट में फाइनल आर्गूमेंट होंगे एविडेंस के बाद, जब ये जजमेंट नहीं आई। दूसरे आर्गूमेंट्स होंगे अपील में, इसके अगेंस्ट अपील होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इस फैसले जो हारेगी वो अपील करेगी कि नहीं करेगी? करेगी तो सही, लेकिन मेरा निकाल के आगे ऊपर से हो पाएगी। सर अगर हमने ये सोच के घर से निकलना है कि हमारे खिलाफ ही फैसला होना, तो फिर तो कुछ भी ना, वो छोड़ दे, आप जनरल बात को छोड़े। तो सकते हैं वैसे, फैसले के अगेंस्ट जो पार्टी हारेगी वो अपील में जाएगी। तो अपील में फिर वहाँ पे हमारे पास अब निचली कोर्ट का फैसला भी आ गया होता है कि उसमें क्या क्या बात हुई है। जब हमने हाई कोर्ट में जाना है तो हमारे पास 2 फैसले आ गए, उन्हें वो ज़्यादा वहाँ पे काम ख़राब होना है। अगर हमारे खिलाफ ही हम नीचे 2 फैसले लेके आए हुए हैं तो हम उसको कैसे अपनी फेवर में उस केस को करेंगे, लेकिन इवन देन हमने करना होता। सो देखिए, जो क्रिमिनल केस होगा ना, बेल हो रही होगी, वहाँ पे जो वकला होते हैं समटाइम्स थोड़ा एग्रेसिव आपको होना पड़ता है अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। बेल होनी है नहीं होनी है दैट डजेंट मैटर। आपके आर्गूमेंट्स थोड़े सी जो वॉइस है वो रेज हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिसके खिलाफ फैसला आ रहा हो ना, उसको पता होता है कि ये बेल मेरी खारिज हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन उसमें कभी भी बदतमीज़ी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आपकी वॉइस भी अगर रेज हो रही है तो थोड़ी बहुत हो जाए, इट्स ओके, लेकिन ये नहीं कि आप जज पे शाउट करना शुरू कर दो, दूसरे वकील को ही आप शुरू हो जाओ। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आर्गूमेंट्स करने हैं दूसरे वकील को, ख़ास तौर पे कोई भी हो, लेकिन जब वो बहुत सीनियर आ गया ना तो बस ठीक है, आप पे वाजिब है रिस्पेक्ट उनकी, जो मर्ज़ी वो कहते रहें, कहने दें उनको, आप इंटरप्ट ना करें। उसके बाद आपको चांस मिलेगा। मैंने आपको कहा था आप हाथ खड़ा कर दें, जैसे अब आपको चांस देंगे कि जी आप क्या कहना चाहते हैं, कहें, जो कहना है कहें, लेकिन बदतमीज़ी नहीं करनी। ये ना करना शुरू कर दें, देखें जी इन वकील साहब ने झूठ बोला, मुंह पे करते हैं इस तरह, समटाइम्स हो जाता है। वो नए आते हैं बच्चे, उनको नहीं पता होता, देखें जी ये वकील साहब ने झूठ बोल दिया। फिल्मों में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में हमने कहना है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, उनको हमने मुखातिब भी नहीं करना। यहाँ पे एक ग्राउंड लिया गया है, एक बात की गई है, इस तरह करके आप उस पर काउंटर कर दो अपना, लेकिन ये नहीं करना सर जैसा वे झूठ बोली जा रहे हैं इन वकील साहब ने, बिल्कुल भी नहीं। इस किस्म उनको इंटरप्ट नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए, अपनी टर्न पे बोलना है। बाकी जो अब बेल्स में सम टाइम हो जाता है, बेल्स में मैंने आपको कहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा होना पड़ जाता है हमें एग्रेसिव, लेकिन तभी जब हमें पता हो कि हमारे खिलाफ ही आ रहा है काम, तब आप करते हो, अदरवाइज़ नहीं। और अब क्या रहेगी आर्गूमेंट से रिलेटेड बात सिविल केस में? सिविल केस वैसे ही ठंडे होते हैं, वकील जो है ना ठंडे ठंडे होते हैं। ज़मीनों का केस है, किसी के अंदर बाहर जाने का तो मसला है नहीं, तो आर्गूमेंट्स भी ठंडे ठंडे, धीमे धीमे। फसल आती रही है, भाई देते रहे, लेकिन अब नहीं दे रहे। अच्छा, अब ये देखें, ये जो पॉइंट है इस पे क्रॉस में क्या बात हुई है? हमने ये जो पॉइंट है प्रोड्यूस उसको देते रहे हैं या नहीं देते रहे, क्रॉस में पूछे गए होंगे ना दोनों साइडों के विटनेसेस से, ये तो ठीक कहता मैंने नहीं दिए, नहीं दिए, और दूसरे क्या कह रहे थे?
कोई रसीद वगैरह, नहीं है। पेमेंट किसी के सामने दी हो उन्होंने किसी विटनेस ने, तो किसकी बात मानी जानी चाहिए? रफ़ीक की। सो डिफेंडेंट की तरफ से हम कहेंगे। अब ये बातें, अब जो प्लेंटिफ है वो कह रहा है अपने सूट में कि हमें प्रोड्यूस देते रहे, लेकिन गवाहियों में कुछ नहीं मिला, तो जब ऑब्वियसली हम आर्गू करेंगे तो हम इस बात को थोड़ा दबा जाएंगे ना। हमें क्या ज़रूरत है, जो हमारे ख़िलाफ़ बात होगी वो हम नहीं करेंगे, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। अब इसमें जजेस को भी पता होता है, वो जो बात हमने छुपानी है ऑब्वियसली दूसरे ने कहनी है ना, वो कहता रहे, हम क्यों कहें? हमें इतनी ऑनेस्टी क्यों चढ़ी हुई है कि हमने अपने प्लेंटिफ के लिए सूट को विन भी करना है, और प्रोड्यूस वाली बात जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है, किसी गवाह ने भी नहीं कही, हम उसको पढ़ना शुरू कर दें? कभी भी नहीं। ये बात दो हम नहीं कर रहे, वो करेगा, वो भी घर से डिफेंडेंट करेगा, उसको करने उसकी फेवर में, अब वो करेगा, करने दें। अब ये सिर्फ प्रोड्यूस की बात अगर वो साबित करते हैं तो क्या दावा उसके हक़ में हो जाएगा? बाकी सारी चीज़ें सो सिंपल सी बात है। सिविल केसेस में हमने अपनी फेवर की बातें कर, इसने ज़्यादा प्रूव कर दिया उसने। वो बस ठीक है। अगर वो प्रोड्यूस वाली बात हम नहीं भी साबित कर रहे, लेकिन फिर बाकी अगर बातें हमारी मानी जा रही हैं तो जज का हमने आर्गूमेंट्स में ज़हन बनाना होता है। मूड बना। हाँ, कन्विंस करना, Convince मतलब हमारी बात ज़्यादा ठीक है। ये अब इसके लिए अगर आप अपने खिलाफ की बातें करेंगे तो ऑब्वियसली वो कहेगा अच्छा ठीक है, अपने ही खिलाफ। जजेस समटाइम, वकील समटाइम हो जाता है इस तरह की कोई बात ऐसी निकल जाती है जो नहीं करने वाली होती, वहाँ पे जजेस फिर कह भी दे देते होते हैं कि आप अपने ही खिलाफ शुरू हो गए। सो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। जनरल प्रिंसिपल्स जब मैं तैयार करता हूँ ना केस,